Welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are withdrawal of the data bill was a bad move. Second one is fair trial goes beyond courts to the police and media. Let us start with the first one. टॉपिक है विड्रॉवल ऑफ डेटा बिल वाज अ बैड मूव। ठीक है, ये टॉपिक बेसिकली जो अभी हाल फिलहाल में अगस्त 3 या 4 को हुआ है, जो डेटा बिल था हमारा 2019 का, उसको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया है। और उसका रीज़न दिया गया था कि हम लोग एक कम्प्रिहेंसिव डेटा लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे, जिसमें कि जो JPC सजेस्ट किया था, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो सजेस्ट किया था, उसको भी हम लोग इंक्लूड कर एक बनाएंगे। ठीक है, तो ये सजेशन था। ये हम 6 तारीख को या 7 तारीख का भी न्यूज़ में ये हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में। तो जो नहीं किए हैं वो 6 या 7 का जो है आप एक बार चेक कर लेना और उसको उस पर एक बार गो थ्रू हो लेना। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है, अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाकर आप उसका जो हैंड रिटन नोट्स है वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये देखोगे तो थोड़ा और क्लैरिटी ज़्यादा अच्छा से आएगा आपको इसके बारे में। तो इसमें जो राइटर बताना चाह रही हैं कि जो बिल था कम से कम आया, तो मतलब एक कहावत है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, उस पे ये एक तरह से आप एकदम सटीक बैठता है कि कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ तो था। नो डाउट उस बिल में बहुत सारा लैकुना था, लेकिन फिर भी एक तरह से एक आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया था। आप उस बिल को आगे ले जाते, उसी में फिर बाद में अमेंडमेंट करके सही करके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू नीड आप उसको सही कर लेते हैं। लेकिन सीधे सीधे हटा देना, ये आपका जो 5 साल या 6 साल से जो आप काम कर रहे थे इस पर, तो एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम भी हुआ और जितना जो आप एफर्ट लगाए थे वो सारा जो गवर्नमेंट का टाइम एंड एफर्ट दोनों ही वेस्ट हो गए। तो भाई कैसे, ये अगर आप देखोगे टाइम लाइन के हिसाब से तो आपको देखने को मिलेगा कि पहला 2017 में हमारा पुट्टा स्वामी जो आपका जजमेंट आता है राइट टू प्राइवेसी वाला, उसी के बाद इसी के थ्रू आपका एक कमेटी का गठन होता है कि भाई आप एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कीजिए जो कि डेटा का प्रोटेक्शन के बारे में बात करे, प्राइवेसी के बारे में। तो वही BN श्री कृष्णा कमेटी बनता है, वो अपना जो ड्राफ्ट तैयार करके जो देता है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 में ये रिलीज देता है। इसी के बाद 2018 सितंबर में, इसी समय में आधार पे जो केस हुआ था कि आधार इलीगल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है या नहीं है, रॉन्ग है, तो इसको वैलिडिटी मिल जाता है, नहीं आधार सही है, क्योंकि आप जस्ट थोड़ा देर पहले आप यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का बात कर रहे हो और आधार एक तरह से आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पे कंट्राडिक्टरी हो जा रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अब ज़रूरी हो जाता है कि एक तो हमारा एक बिल ऐसा एक्ट होना चाहिए कि जो बैलेंस करे कि आधार भी ज़रूरी है और आपका राइट टू प्राइवेसी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी था कि गवर्नमेंट को एक सूटेबल एक बिल चाहिए, पर्सनल डेटा बिल, और वही 2019 में जो गवर्नमेंट है इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर जब लोकसभा में जाती है तो ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर में जाती है और उसके वो जो 2021 में ये सजेशन देता है JPC, इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट है, 81 अमेंडमेंट का बात करता है और 21 रिकमेंडेशन भी करता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे JPC वाला में, तो इसमें जो स्टेट को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है ओवर द इंडिविजुअल प्राइवेसी। ठीक है, और नो डाउट यहाँ पे जो कॉर्पोरेट थे उसके ऊपर ये स्ट्रिक्ट था। ठीक है, तो स्टेट को थोड़ा लिबरल था, लेकिन कॉर्पोरेट जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उसके प्रति ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का बात करता है। ठीक है, जब हम लोग आगे देखेंगे तो ये दोनों में 2019 वाला 2018 वाला दोनों में ही प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और दोनों को ही क्रिटिसाइज़ किया गया है। एक तो आपको जो जस्टिस BN कृष्णन जो थे, श्री कृष्णन कमेटी के जो हेड थे, वो भी इसको क्रिटिसाइज़ किए हैं। वही क्रिटिसाइजेशन इसी के आधार पे किए हैं कि आप ज़्यादा स्टेट को पावर दिए हैं और इंडिविजुअल का प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचे हो। उसी तरह जयराम रमेश भी इसको क्रिटिसाइज़ किए। तो एग्ज़ाम में आंसर लिखने के समय में आप किसी का नाम यूज़ करना हो तो ये दोनों का नाम यूज़ कर सकते हो कि दे हैज़ क्रिटिसाइज अबाउट दिस एक्ट या बिल। ठीक है, उसके बाद 2022 में क्या होता है कि इसको फिर से विड्रॉल कर लिया जाता है कि नहीं, इसको हम लोग हटा लेते हैं और हम लोग एक अच्छा बिल, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बिल देंगे आपको, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे और जिसमें कि 2021 का जो JPC का जो सजेशन था उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से आप देखो 2017 से लेकर 2022 तक में एक तरह से वेस्टेज हुआ ना, इतना टाइम और एफर्ट का वेस्टेज, टाइम एंड एफर्ट का इसका वेस्टेज यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद जो राइटर है वो बताती है कि मतलब गवर्नमेंट के पास क्या क्या और पॉसिबिलिटी था कि कर सकता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक नया आप प्राइवेसी लेजिस्लेशन लाओ और कम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ
ऐसा ला सकता है गवर्नमेंट। दूसरा उसके पास पॉसिबिलिटी बनता है कि जो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कुछ रिव्यू होने वाला है, उसी में आप डेटा प्रोटेक्शन को मर्ज कर दो, उसी में डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लो, एक ये हो सकता है। तीसरा है कि डिजिटल मार्केट लॉ जो है वो आप इनेक्ट करने जा रहे हो, उसको यूरोपियन यूनियन डिजिटल सर्विस एक्ट है उसके तहत उससे मिलते उसके लाइन पे आप यहाँ पे भी डिजिटल मार्केट लॉ को आप लाओ, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी जो है गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। इसमें फिर आगे बात करते हैं कि जो अभी हटा लिए और टाइम भी नहीं दिए, तो एक तरह से लैक ऑफ क्लियरिटी का बात कर रही है डायरेक्टर कि एक तो आप बताएं कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाएंगे, तो ये एक्चुअल में क्या है आपको नहीं पता। एक्चुअल में कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का मतलब क्या है ये एग्जैक्टली बताया नहीं गया, ठीक है। और दूसरा ये है कि कोई टाइमलाइन नहीं बताया कि आप किस टाइम कब तक आप इस बिल को फिर से रीइंट्रोड्यूस करने वाले हो पार्लियामेंट में, तो ये क्लियरिटी सही नहीं है इस पर, ठीक है। जो MEIT है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिकल MEIT होता है, वो मिनिस्ट्री जो आपका जो बताया है उसमें जो सर्कुलर लाया था उसमें लैक ऑफ क्लियरिटी है, इस बात को ये राइटर मान रही है। इसके बाद आगे बात करती है कि जस्टिस BN श्रीकृष्णन जो है इसको ऑरवेलियन स्टेट का दर्जा, मतलब अगर ये बिल को क्रिटिसाइज़ करते समय बताते हैं कि ये बिल एक तरह से ऑरवेलियन स्टेट की तरफ ले जाएगा। ऑरवेलियन स्टेट आपको पता होगा कि एक तरह से ये 1949 में आई थिंक एक नॉवल आया था, उस नॉवल का नाम ही था 1984। उसमें बताया गया है कि कैसे स्टेट किसी इंडिविजुअल का प्राइवेसी का फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी का जो है उसको कैसे लिमिट कर देता है ना। आपका लाइफ प्राइवेट लाइफ नहीं रहेगा, उसमें उस नॉवल में वो कहानी के बारे में बात कर रहा है। तो उसके बाद से ये यूज ही होने लगा कि अगर सर्वेलियंस स्टेट बोलो या ऑरवेलियन स्टेट बोलो, सर्वेलियंस स्टेट ही वही हुआ कि आपको हमेशा जो स्टेट है अपने सिटीजन के ऊपर सर्वेलेंस रखता है, क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है। तो उसी को वैसे स्थिति को ऑरवेलियन स्टेट बोलते हैं, क्योंकि वो ऑरवेलियन जो अपने बुक में जो उस कहानी में जो लिखे थे उसमें इसी तरह से कहानी था, ठीक है। उसके बाद से ये टर्म यूज होने लगा ऑरवेलियन स्टेट, ठीक है। अब इसमें क्रिटिसिज्म अगर आप देखोगे तो 7 तारीख वाला 6 अगस्त का जो है इसमें भी आपका एक तो लेशन फ्रॉम ताइवान हम लोग किए थे, हाँ, ए फ्रेश अपॉर्चुनिटी बिल विड्रॉल, ये है आपका 6 तारीख का। तो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे बात हुई है, तो इसको आप देख सकते हो, शॉर्ट में था लेकिन इसमें बात किया हुआ है ना। रीज़न क्या दिया है गवर्नमेंट अपने हटाने के लिए, तो यहाँ पे ये बात किया गया, ठीक है। इसमें क्रिटिसिज्म क्या है तो ये भी इसमें बात किया गया है। तो इसके बाद अगर आप ये अभी का देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है, अभी तक का जो बात हो रही है। तो इसमें अगर बात करोगे तो पहला क्रिटिसिज्म है कि भाई स्टेट को ज़्यादा आप तवज्जो दिए हो, स्टेट को ज़्यादा एक्सेप्शन दे दिए हो, ऐसा दे दिए हो कि इंडिविजुअल का प्राइवेसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। एक तरह से आप ये कह सकते हो स्टेट एक्सेप्शनलिज्म जो है ज़्यादा है, और किसके नाम पे, तो नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के नाम पे आप उसको ज़्यादा दे रहे हो। दूसरा इसमें है कि रिव्यू और ओवरसाइट का इसमें प्रोविज़न नहीं था, गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है तो उसको रिव्यू करने का उसमें कोई प्रोविज़न नहीं था। इसके बाद इसमें ये भी बात किया गया है कि जो दोनों बिल है, जो 2019 का जो बिल है वो, और JPC का जो वर्जन है, JPC का वर्जन का 2021 बोलते हैं उसको, ठीक है ना। उसको अगर उसका नाम अगर आप देखोगे तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 आता है उसका, अगर JPC का सजेशन का मानोगे तो। लेकिन ये वाला यूज़ होता नहीं है, गवर्नमेंट अपना यही वाला यूटिलाइज़ करती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप आगे देखो तो इसमें यही दोनों ही क्या में 2019 का बिल जो है उसमें भी, और जो आपका JPC का वर्जन है उस दोनों में ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बात किया है, जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बात किया है। ये अपने आप में तो स्ट्रांग है, पावर बहुत सारा देती है, लेकिन इंडिपेंडेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है इसमें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एक और इसमें जो राइटर बात कर रही है, इसमें बात कर रहे हैं डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट। देखिए एक तरह से मतलब इसका दोनों ही तरह से देखा जाता है। एक तो पॉजिटिव में भी डेटा लोकलाइजेशन का बात किया गया कि जितना भी डेटा को आप लोकेट करते हो, डेटा लोकेशन सेंटर है वो बाहर नहीं होना चाहिए, आपको इंडिया में ही आपको उसका जो फिजिकल है वो यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई डेटा सेंटर है, जैसे गूगल है, गूगल अगर इंडिया में कोई भी आदमी का जो डेटा रखता है वो बाहर रखेगा, अपने पास रखेगा, है ना, फॉरेन स्टेट में, तो वहाँ नहीं रखना है, आपको इंडिया में ही बनाना। अगर इंडिया का डेटा ले रहे हो तो इंडिया में ही आपका फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी है और वहीं पे स्टोर होगा। इसी बात में लोकलाइजेशन मैंडेट का मतलब वही हुआ, डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट। लेकिन इसमें जो राइटर बता रही हैं ये बात बोल रही है कि डेटा लोकलाइजेशन में जो सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर बोल रहा है कि इसमें ज़्यादा मेरा खर्च ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इसमें कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस चीज़ को आप कंसीडर करना चाहिए। तो एक तरह से पता नहीं है क्यों इसमें क्रिटिसिज्म पे ली है, ये तो पॉजिटिव में भी लिखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक कॉस्ट वाला जो एंगल है ना वो आपका क्रिटिसिज्म में आएगा, ठीक है।
इसके बाद दूसरा ये फिफ्थ नंबर का ये बात कर रही है कि जो जेपीसी जो रिकमेंड किया था वो बोला था कि जो प्राइवेट है ना, पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा को एक ही लॉ से बनाने के लिए बोल रहा है, एक ही लॉ बनाओ दोनों के लिए, जबकि दोनों अलग अलग है। पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा के लिए दोनों अलग अलग प्रोसीजर से होना चाहिए था, लेकिन जेपीसी बोल रहा है कि दोनों को एक ही जगह सब्स्यूम कर दो, दोनों को मिला दो एक जगह। तो ये भी एक तरह से क्रिटिसिज्म है। तो यहाँ 5 क्रिटिसिज्म आप देख रहे हो, ये याद रखिएगा, कभी लिखने में आए तो ये यूज़ हो जाएगा। अब राइटर इस पे जाती है कि अच्छा अभी क्यों था ज़रूरी, जो भी आया था जैसा भी ख़राब था ना, तेरा है पर मेरा है वाला जो नहीं है, वही वाला हुआ कि भाई कुछ तो था मेरे यहाँ जो बचा सकता था प्राइवेट जो इंडिविजुअल जो आदमी है, प्राइवेट का जो कंपनी है या स्टेट जो गवर्नमेंट है जो मिसयूज़ करती है पर्सनल डेटा को यूज़ करने के लिए कर लेती है वो, तो उसके लिए यही बोलते हैं क्यों अर्जेंटली नीड है अभी इंडिया अर्जेंटली नीड दिस लॉ। तो इसमें बहुत सारा रीज़न बताइए कि अभी इंटरनेट यूज़र हमारे पास कितना है, 750 मिलियन में। उसके बाद डिजिटल इंडिया का हम लोग बात कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ एक्सेस टू हेल्थ के लिए बात करो, राशन के लिए बात करो, बैंकिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए, और खास कर कोविड-19 के बाद तो और भी बहुत सारा चीज़ है जो सारा डिजिटाइजेशन पे चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको डिजिटल वर्ल्ड में आप जा रहे हो। उसके बाद हम लोग ज़्यादा और भी बात कर रहे हैं, जैसे आधार का जो हम लोग सारा डेटा एक जगह कर दिए, फेशियल रिकॉग्निशन का बात कर रहे हैं, अभी क्रिमिनल प्रोसीड्योर जो आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो है 2022 का उसको भी आपको डिजिटली ले जा रहा है, जिसमें एक तरह से आपका सारा जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जो रिकॉर्ड होगा वो सारे का एक तरह से डेटा बनाया जाएगा, और ए जगह का जो डेटा है, कोई आदमी यहाँ क्राइम किया है अगर यहाँ पकड़ाता है, इस जगह पे बी जगह पे पकड़ाता है, तो इसका डेटा यहाँ वाला कोई पुलिस स्टेशन वाला देख सकता है। इस टाइप का प्रोविज़न भी बनाने का बात चल रहा है। तो अगर ऐसा सब अगर आप चाह रहे हो तो उस केस में आपको ज़रूरत है ना कि कुछ एक डेटा प्रोटेक्शन हमारे पास लॉ है। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखने को मिल रहा है कि भाई जो डेटा ब्रीच है हमारे यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा है। डेटा ब्रीच 18% जो है हमारे इंडियन जो है उससे अफेक्टेड है। उसके बाद आपका जो लीकेज है आप देखोगे तो 962.7 मिलियन डेटा पॉइंट जो है लीक हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि इतना सारा हम लोग वनरेबल है बना देता है। ये सब चीज़ को देखने के बाद लगता है ना कि हाँ इंडिया का जो पर्सनल जो डेटा है वो लीक होने का संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हमको बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी याद रखिए इस पॉइंट को। ठीक है, ये बोला कि देखिए जो रीट पिटीशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। जैसे फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो गया, तो मेरा अगर फंडामेंटल राइट का हनन अगर गवर्नमेंट करती है तो हम तो रीट पिटीशन के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंटिटीज़ करती है या नॉन स्टेट इंटिटीज़ करती है तो उस समय हम क्या करेंगे? उस समय तो भाई फंडामेंटल राइट के लिए ना हमारे पास रीट पिटीशन है, तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन रह जाता है, या तो हम फिर जाएँ आईटी एक्ट के थ्रू या तो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीड्यूर के थ्रू जाएँ। ठीक है, इसके थ्रू जाएँ, और ये दोनों ही आप देखोगे तो इनएडिक्वेट है, इनइफेक्टिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है। ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, इनइफेक्टिव है, इनएडिक्वेट। ठीक, इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर हमारा जो अभी जो लॉ आप हटा लिए वो अगर रहता पीडीपी एक्ट जो है 2019 वाला, तो ये एक तरह से हमारा प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल भी देता, और दूसरा आपका एक डेटरेंस के तौर पे काम करता अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर। तो एक तरह से प्रोटेक्शन इंडिविजुअल को मिल जाता, डेटा प्रोटेक्शन मिलता ना एक तरह से इंडिविजुअल का, ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका वाई इंडिया अर्जेंटली नीड दिस लॉ। इस पे पहले आपका डेटा एक दिया और उसके बाद बताया कि अगर ऐसा है तो लॉ ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बाकी लॉ हमारा इनसफिशिएंट है या लिमिटेड है, और पीडीपी जो है वो हमारे पास कुछ एज देता है ना, प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल के बारे में बात करता है, या डिटरेंस प्राइवेट एक्टर के में पैदा करता है। इसके बाद राइटर जो जाती हैं कि अभी क्या करना चाहिए, तो एक तो बताइए कि जितना जल्दी हो हमको फिर से फ्रेश डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन लाइए। ठीक है ना, एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद आप जो क्रिटिसिज्म हुआ है, जो सिविल सोसाइटी एज वेल एज प्राइवेट एक्टर जो क्रिटिसाइज़ किए हैं, उस चीज़ को भी आप कंसीडर कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो जो आप लॉ बनाने जाइएगा नया, उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाए। उसके बाद जो डेटा बन जाए, जो मतलब बिल बने, उस बिल को डिस्कशन और डिबेट पार्लियामेंट में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये इस आर्टिकल में हमारा इतना रहा। ठीक है, इसको एक बार और सुन लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। टॉपिक है फेयर ट्रायल गोज़ बियॉन्ड कोर्ट टू द पुलिस एंड मीडिया। इसमें बेसिकली जो ये टॉपिक स्टार्ट होता है उसमें वही सीजीआई का जो एक बयान था जिसमें ये बताया जाता है कि मीडिया जो है अकाउंटेबल नहीं दिखता है। ठीक है ना, खास करके जो क्रिमिनल जस्टिस है उस पर अगर बात होती है तो मीडिया अकाउंटेबल नहीं है, उसी के बारे में इसमें बात हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो राइटर बता रहे हैं कि जो फेयर ट्रायल है सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित नहीं है, उसमें कोर्ट होगा, पुलिस होगा और मीडिया होगा। ठीक है ना, ये तीनों ही इसमें आता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आप बात कर सकते हो कि जैसे इसमें जो आर्टिकल में कितना स्टेक होल्डर के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना, ये जो पूरा आर्टिकल है, तो ये बेसिकली आपको ये फ़ायदा स्टेक होल्डर खोजने में आपको एक चीज़ अगर आप सीख जाते हो तो
जो इथिक्स वाला जो एक पार्ट होता है केस स्टडी, उसमें एक अच्छा नंबर आप ला सकते हो, मतलब एक आपको हेल्पफुल हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी एक पार्ट होता है स्टेक होल्डर खोजना। तो देखिए इसमें अगर आप बात करते हो, अगर इस कंडीशन आप ये सिनारियो जान रहे हो कि भाई मीडिया क्या करता है, तो उससे किस किस पे इम्पैक्ट करेगा, कौन कौन इसमें इंडल्ज है, वो सारा इसमें आ जाएगा स्टेक होल्डर में। कोर्ट तो दिख रहा है सीधा सीधा, ठीक है, कोर्ट तो सीधा सीधा दिख रहा है, पुलिस भी है, मीडिया है, ये तीन तो है ही है। इसके बाद गवर्नमेंट भी इसमें आ जाएगा स्टेक होल्डर में। गवर्नमेंट ही लॉ अगर रेगुलेशन बनाएगा तो मीडिया या पुलिस उस पर सही अमल कर सकता है। मैकेनिज्म ऐसा बनाए कि पुलिस गलत यूज़ ना करे, मीडिया गलत यूज़ ना करे, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिशियन भी अपने फ़ायदा के लिए मीडिया को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। पार्टिकुलर चीज़, जो चीज़ उसको रेज करना रहता है, पॉलिटिकल एजेंडा, उसको मीडिया के थ्रू रेज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सस्पेक्ट है, एक्यूज़ है, विक्टिम है, विटनेस है, और उसके साथ साथ जो उसका रिलेटिव है, ये सब भी इसमें स्टेक होल्डर में आएंगे। बाद में सिटीजन, अगर ये तीनों अगर सही से काम नहीं करेगा तो इसका ट्रस्ट डिफिसिट गवर्नमेंट में चला जाएगा, ठीक है। और आपका इंस्टीट्यूशन पे भी इसको ट्रस्ट नहीं रहेगा, कोर्ट पे नहीं रहेगा ट्रस्ट, पुलिस पे नहीं रहेगा, मीडिया पे नहीं रहेगा, गवर्नमेंट पे नहीं रहेगा। तो ये भी आपका सिटीजन भी इसमें एक स्टेक होल्डर है। एक इसमें आप और भी ले सकते हो, एनजीओ, और एनजीओ को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, और आपका सिविल सोसाइटी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेक होल्डर है इस आर्टिकल का, अगर आप बात करो तो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन आर्टिकल पे कि आर्टिकल में बात क्या क्या करता है, ठीक है। तो इसमें बताता है कि जो मीडिया है वो अपने टीआरपी के लिए क्या करता है कि सेंसिटाइज करता है, कोई भी न्यूज़ को सेंसिटाइज करना चाहता है। और जो सेंसिटाइजेशन जो है मेजरली कहाँ पे मिलेगा, तो उसको दिखता है जहाँ भी क्रिमिनल केस हो, उसको अगर हम दिखाते हैं तो उसका टीआरपी बढ़ने लगता है, ठीक है। अब उस चीज़ के लिए क्या करता है वो, कि वो चाहता है कि क्रिमिनल केस हमको जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि जो जितना जल्दी दिखाएगा, क्योंकि ये भी नंबर 1 होने का हो रहा है कि हम पहले, तो उसमें क्या करता है कि वो जो केस है, क्रिमिनल केस है, उसको अर्ली स्टेज में या इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में रहता है, उसी समय चाहता है कि हम इसको दिखा दें, ठीक है। अब इसके लिए इसको जो कहाँ से मिल सकता है, तो पुलिस से ही मिल सकता है, पुलिस उसका एक पॉइंट सोर्स बन जाता है। और ये दोनों में उस समय जो कम्युनिकेशन है एक तरह से मीडिया ट्रायल की तरफ लेके चला जाता है, ठीक है। और ये मीडिया ट्रायल जब होता है तो ये आप देखते होंगे कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी वाला जो प्रिंसिपल है, वो वाला जो वायलेट हो जाता है, वो प्रिंसिपल को वायलेट किया जाता है यहाँ पे, अगर ऐसे होता है तो, ठीक है। इससे आपका सस्पेक्ट, बाकी जितने भी हैं वो सारे सफ़र करते हैं, ठीक है ना। प्राइवेसी जो है, या तो डिग्निटी का बात करो या तो उसके प्राइवेसी का बात करो, ये सारा हनन हो जाता है। एक तो जो प्रिंसिपल है वो भी हनन हो गया, एक इंडिविजुअल का राइट टू डिग्निटी है वो भी आपका वायलेट हो गया, प्राइवेसी है, सस्पेक्ट का प्राइवेसी है वो भी वायलेट हो गया। तो ये एक तरह से मीडिया ट्रायल, ये आपका हानिकारक जो मुद्दा है, ये पॉइंट है, ठीक है। इसमें फिर यही, इससे फिर और क्या हो सकता है अगर मीडिया ट्रायल होता है, तो भाई सोशल होता है ना कि बाहर और कि निकाला बोलते हैं ना, ऑस्ट्रेसिजेशन मतलब होता है निकाला, कि भाई सोसाइटी से आपको अलग कर दिया जाता है, तो वो देखने को मिल सकता है। इसको फिर से एम्प्लॉयमेंट मिले या नहीं मिले, आप गलत तरीक़ा से आप उसको मीडिया ट्रायल कर दिए हो, तो जो जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे भी उसको नौकरी पे रख पाएगा नहीं रख पाएगा, ये भी एक डाउटफुल हो जाता है, और उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसके बाद उसका हो सकता है कि क्रिमिनल और एक्सप्लॉयटेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। देखते हो कि कोई गया अगर किसी केस में और मीडिया ट्रायल हो चुका है, तो उसको या तो मारने का, जेल में गया तो वहाँ मारने का, मर्डर भी कर देता है कभी काल, तो एक्सप्लॉयटेशन का। तो ये सारा चीज़ मीडिया ट्रायल से हमारा जो इम्पैक्ट पड़ता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप लिखोगे तो एक एंगल, जो मेजर एंगल है, यही पॉइंट आपको लिखना, ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला बात ये बात करता है कि इनइफेक्टिव मीडिया पॉलिसी, ठीक है। आपको ये पता होगा कि मीडिया के पास एबिलिटी है कि वो पॉलिटिकल ओपिनियन पैदा कर सकता है, ठीक है ना। पॉलिटिकल ओपिनियन बनाने में मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें इसी को यूटिलाइज़ करके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो अपना पॉलिटिकल गोल अचीव करने का कोशिश करता है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल भीमा कोरेगांव वायलेंस का बात किया गया है। इसमें एक क्या किया गया था, जानबूझकर एक लेटर को पब्लिक कर दिया गया था, मीडिया में डाल दिया गया था, ठीक है। और बाद में जब उसका ट्रायल होता है तो कोर्ट में वो लेटर को एज ए एविडेंस के तौर पर भी नहीं पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे, मतलब अगर मान लो कि वो लेटर इंपॉर्टेंट था, कोर्ट में जाना चाहिए था, तो कोर्ट में भी उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता है। और जब उस समय वो लेटर को आगे करता है, जब वो अभी फॉरेंसिक एनालिसिस से होके गुजरना बाकी था, तब आता कि हाँ ये सही है या गलत है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये बताया कि पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल गोल के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी कभी काल मीडिया को यूटिलाइज कर लेती है, ठीक है। इसके बाद एक और बात किया गया है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो बात किया गया कि ये रुमिला थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का बात करता है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, पुलिस ऐसा रेयर ही दिखता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखा है,
इसी में केस में एक केरला का बात किया गया है कि केरला में कैसे मीडिया पॉलिसी गाइडलाइन है और अदर स्टेट में कैसा है। तो केरला कंपेरेटिवली जो वहाँ का मीडिया पॉलिसी है वो कंपेरेटिवली अदर स्टेट से ज़्यादा बेहतर है, जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने का कोशिश करता है। जो मीडिया में आकर मीडिया ब्रीफिंग के लिए भी उसमें गाइडलाइन वगैरह है, ठीक है। उसी तरह से आपका होम मिनिस्टर अफेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी आपका मेमोरेंडम ऑफ ये मीडिया पॉलिसी आउटलाइन जारी कर चुका था, ठीक है। लेकिन इसमें भी लिमिटेड इसमें वैल्यू है इसका, क्यों? क्योंकि इसमें पुलिस का जो पुलिस को एज ए पुलिस एंटिटी ऐसे भी स्टेट लिस्ट में आता है, तो वो सारा जिम्मेदारी पुलिस उस स्टेट का होगा जो अगर कॉन्फिडेंशली मैनेज को अगर लीक करता है किसी पॉइंट को या किसी इन्फॉर्मेशन को अगर लीक करता है तो एक तरह से आप ये देख सकते हो आपका सेकेंड पार्ट हो गया इनइफेक्टिवल मीडिया, ठीक है ना, इनइफेक्चुअल मीडिया, सॉरी। तो अगला है आपका रेगुलेटिंग ब्रीफिंग्स, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आज कुछ पुलिस वाले को अगर मीडिया को बताना है तो एक तो वो कैसे बताए, किस समय में बताए, तो एक तरह से इसमें बात चल रहा है कि आपको एक डेडिकेटेड सेल होना चाहिए, मीडिया सेल होना चाहिए कि जो वो मीडिया से ही बात करे। अगर ये मीडिया सेल नहीं रहेगा तो सारा ऑफिशियल अपने अपने लेवल पे अपना अपना इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, और यही हो जाता है कि जब इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ के समय में चल रहा है और जब न्यूज़ के समय में जो चल रहा है, मान लो किसी केस पे न्यूज़ में कुछ चल रहा है कि ऐसा ऐसा एविडेंस हुआ है, और कोर्ट में जब जाता है तो ये पूरा का पूरा बदला हुआ रहता है। दोनों जो रहता है, दोनों वक्तत्व है, वो दोनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग हो जाता है। तो इसमें यही बता रहा है कि आपका एक डेडिकेटेड मीडिया सेल होना चाहिए था, जिससे कि ये जो ऑफिसर सारे लेवल के ऑफिसर अपने आप को मतलब इन्फॉर्मेशन देने के लिए तत्पर रहते हैं, तो उससे वो बच सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक ये बात होता है, ठीक है। तो पुलिस एक और है द पीपुल। अभी हाल फिलहाल में ये बात हुआ है कि लॉ इन्फोर्समेंट और मीडिया का जो मिला जुला कम्युनिकेशन होता है, इसका मांग किया गया है कि इस पर रेगुलेशन, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लाने का ज़रूरत है। और इसी के संदर्भ में अभी हाल फिलहाल में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि एक गाइडलाइन बनाइए जो इस चीज़ को मीडिया ब्रीफिंग को, पुलिस जो मीडिया ब्रीफिंग करती है उसको रेगुलेट करे, जिससे ये इंश्योर हो सके कि फेयर ट्रायल हो, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यूज़ कर सकते हो कि अभी सुप्रीम कोर्ट से ये मांग किया ब्रीफिंग, रेगुलेटेड मीडिया ब्रीफिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है इंडिफरेंस ऑफ मीडिया। इसमें डिफरेंस वाला में क्या आता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ आप फैक्ट बता देते हो उतना ही काफ़ी नहीं है, उस फैक्ट को आप वेरीफाई भी, अगर आप मीडिया में हो तो कोई पुलिस वाला अगर आपको फैक्ट बताया, आप सेम टू सेम जाकर आगे फॉरवर्ड कर दिए, मीडिया में चला दिए, रिपोर्टिंग कर दिए, और उसके बारे में आप जांच नहीं करते हो, तो यहाँ पे एक आपका प्रॉब्लम। दूसरा, अगर क्रिमिनल केस है तो एग्जैक्टली ये दायित्व हो जाता है उस रिपोर्टर पे कि उसको एलोबरेट करे, समझाए कि ये एक्चुअल मतलब क्या है इसका। जैसे अरेस्ट के बारे में बात किया गया है यहाँ पे कि कोई आदमी अगर अरेस्ट होता है तो वो मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, मीडिया पर्सन, उस पर वो दायित्व है कि ये बताए कि कौन सा अरेस्ट है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है या जो चार्जशीट फाइल होने के बाद अरेस्ट है। तो ये दोनों में डिग्री ऑफ जो है ना, दोनों का डिग्री अलग अलग हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम में ही है और एक चार्जशीट फाइल हो गया है, उसके बाद अरेस्ट हुआ है, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा, मीडिया का जो रिपोर्टर है उसको ही बताना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। इसमें एक और ये बताया कि आखिर ये जो नहीं बिना जांच किए हुए आगे बढ़ाने का जो अभी चलन चला हुआ है उसका क्या कारण है, ये निग्लिजेंसी क्यों हो रहा है। तो इसमें ये बताया कि जो शोरूम में का जो नेचर है न्यूज़ शोरूम का, वो चेंज हो गया। जैसे वो लोग टीआरपी चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी चाहिए, तो वो उसके कारण वो लोग काउंटर चेक नहीं कर पाता है, ठीक है। दूसरा, इसमें फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है, तो उसके कारण भी ये निग्लिजेंसी वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये दो चीज़ इसमें बात किया गया है इन डिफरेंस ऑफ मीडिया में, ठीक है। कि एक तो आपको जो क्रिमिनल केस में अगर आप बात कर रहे हो तो जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हो उसको क्लियर करिए आप, ठीक है। और सिर्फ फैक्ट बताने से काम नहीं चलेगा, फैक्ट कोई बता दिया उसको आप वेरीफाई भी करिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारा लास्ट है लिमिटेड मीडिया रेगुलेशन के बारे में बात चल रहा है कि अभी जो मीडिया है पूरा अच्छा से रेगुलेशन के अंदर में नहीं आता। जैसे कि गवर्नमेंट जो है प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया के लिए अलग अलग रेगुलेशन यूज किए हुए हैं। दूसरा है इन एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ मीडिया इज़ प्रॉब्लमेटिक एंड लाइकली टू बी इंक्रीज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द प्रेस। हाँ, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट रेगुलेट भी करेगा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि ये पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है इसमें। तीसरा एक बात बोल रहा है कि जो अभी जो सेल्फ रेगुलेटिंग सेटअप है उसमें क्या है कि हम आपके ग्रुप में मेंबर बन जाते हैं कि हाँ, ये जैसे एक है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, तो इसमें जो मीडिया होगी, जो मीडिया इसका मेंबर होगी उसी पे इसका रेगुलेशन लागू होगा। एक दूसरा है इंडिया ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन, तो इसका जो मेंबर बनेगा, जो ये रूल बनाएगा वो उसी पे लागू होगा। तो बाद में हो सकता है कि नहीं, हम आपके ग्रुप में नहीं रहेंगे तो रूल लागू नहीं, ठीक है। तो ये एक आपका लिमिटेशन है इसमें। तो अभी क्या किया जा सकता है,
तो इसमें ये बात हो रही है कि जो आपका जो दोनों इंस्टीट्यूशन है, जो लॉ इन्फोर्समेंट है इंस्टीट्यूशन और दूसरा आपका मीडिया इंस्टीट्यूशन, ये आपका हाउ इन्फॉर्मेशन शुड बी डिसमिनेटेड, इसको फोकस करना चाहिए कि भाई इन्फॉर्मेशन तो देना ही है, उसी समय हमको ये भी देखना होगा कि जो किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल का जो प्राइवेसी या डिग्निटी लॉस ना हो, ठीक है, उसको भी आपको प्रोटेक्ट करना होगा। दोनों को ही ये जिम्मेदारी है, या तो मीडिया या तो पुलिस, ये दोनों को इस पे ध्यान देना होगा चाहिए। मतलब इसके अलावा एक और बात हो रही है कि क्या प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस सिस्टम शुड बी प्रिजर्व बाय बोथ इंस्टीट्यूशन, दोनों जस्टिस सिस्टम में को प्रिजर्व करके रखना होगा। नहीं अगर रख पाएगा तो जो जिसके लिए काम कर रहा है सिटीजन के लिए, उसका ट्रस्ट जो है खो देगा, वो मीडिया भी खो देगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी खो देगी, और जस्टिस सिस्टम जो है उसके ऊपर पे भी भरोसा नहीं रहेगा जो सिटीजन है उसका। इसके बाद बोल रहा है कि एक वेल स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन मीडिया पॉलिसी बनाइए, ठीक है ना, जिसमें ट्रेनिंग भी दिया जाए और एक मैकेनिज़्म रखा जाए पुलिस के लिए भी। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इज़ द नीड फॉर द आवर ऑफ द पुलिस। ए स्ट्रक्चर एंड वेल डिजाइन मीडिया पॉलिसी विथ ट्रेनिंग एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इज़ द नीड ऑफ द आवर ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। तो ये आपका लास्ट, ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो कि मीडिया ट्रायल के बारे में आया तो लास्ट में आपकी क्या होना चाहिए लिखते हैं ना, तो वे फॉरवर्ड वाला में ये 3 पॉइंट आप डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।